नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना ईवीएस का क्लास आज ईवीएस का क्लास 2 है। क्लास 1 हम पहले करा चुके हैं। उसको देखने के लिए आप चैनल पर पिछला वीडियो देख सकते हैं। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप देख लेंगे तो जो पेडागोजी ईवीएस का पेडागोजी 15 नंबर का पूछा जाता है, उसमें से 10 नंबर आपको पक्का आ जाएगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हम पर्यावरण अध्ययन, यहाँ पे देखिए, पर्यावरण अध्ययन से शुरू करेंगे। ये हमारा क्लास 2 है। क्लास 1 चैनल पे है, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इसको हम रेड से दिखाएंगे आज, ओके। चलिए ठीक है। तो हमारा बोल रहा है, कह रहा है, फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। आपसे ईवीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना होगा कि यह उत्तराखंड में पाई जाती है। दूसरा लाइन बोल रहा है, गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। गेंदा का फूल है या जेनिया है या और भी कई प्रकार के फूल होते हैं जिनको कपड़े को रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 नंबर कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला है जहाँ पे इत्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला लाइन देखिए, अगला लाइन में क्या है, मधुबनी पेंटिंग है जो बिहार में किया जाता है। आपको पता होगा मधुबनी पेंटिंग जो है इसको बिहार में किया जाता है। क्या है इस पेंटिंग के बारे में, आइए देखते हैं। चित्र में आपको एक चित्र देखे होंगे आप लोग मधुबनी पेंटिंग का। यहाँ पे चित्र नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आगे आपको चित्र दिखाएं, ठीक है। उसको मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। यह लोक कला का एक बहुत सुंदर और पुराना रूप है। मधुबनी पेंटिंग बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है। मुजफ्फरपुर के पास एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है। उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा है। एक चावल के पाउडर और पेस्ट से बनाई जाती है। चावल को पीसकर इस पेंटिंग को बनाया जाता है जिसमें रंग मिलाया जाता है। ऊपर करते हैं। इसे बनाने के लिए हल्दी, नील, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग को बनाने के लिए हम लोग नील, हल्दी, फूलों और पेड़ के रंगों का, पेड़ का जो छाल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में मधुबनी पेंटिंग में क्या चीज़ का चित्र बनाया जाता है, चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई प्रकार के जानवरों को दिखाया जाता है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। ईवीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, बेलवनिका गांव कहाँ पे है, तो आपको बताना होगा यह कर्नाटक का एक छोटा सा गांव है। गिजुभाई वेदिका के बारे में सवाल आता है। गिजुभाई वेदिका गुजरात में रहते थे। गिजुभाई वेदिका कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको बताना है यह गुजरात के रहने वाले हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी थी। आगे की लाइन देखिए, आगे की लाइन में हम लोगों को क्या दिखाया गया है, तो एक पक्षी के बारे में आप लोग पढ़ा होगा। ईवीएस में आप लोग को पढ़ना है एक पक्षी के बारे में जिसको भारतीय रोबिन कहा जाता है। इंग्लिश में इंडियन रोबिन कहते हैं। यह अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थर के बीच में देता है। आप लोग देखे होंगे कि सड़क के किनारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं और वहाँ पे ये जो पक्षी है इंडियन रोबिन, वो अपना अंडा देता है और सड़क के किनारे ही अंडा छोड़ के चला जाता है। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा बनाती है। कोयल जो पक्षी है वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। वो अपना घोंसला नहीं जब बनाती है, या बनाती भी है तो अपना घोंसला में अंडा नहीं देती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करते हैं। कोयल जो पक्षी है वो केवल अंडे देने के लिए ही कौवे के घोंसले में जाती है, बाकी समय अपना घोंसला में रहती है। चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। जो कोयल का बच्चा है या किसी भी पक्षी का बच्चा है, वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो पक्षी बड़ा होने के बाद अपना घोंसला छोड़ देते हैं। आइए दिखाते हैं एक नलमंदा गांव के बारे में। नलमदा आंध्र प्रदेश की एक गांव है। हिलगुंडी नामक गांव कर्नाटक में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले साल। हिलगुंडी नामक गांव कहाँ पे है,
तो आपको बताना होगा यह गांव कर्नाटक में है। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। ये हिलगुंडी गांव जो कर्नाटक में है, यहाँ पे बच्चे की पंचायत होता है, जो बच्चे खेलते हैं आपस में उसको बच्चे को पंचायत कहा जाता है, जिसको भीम संघ के नाम से जाना जाता है। आइए बरगद के पेड़ के बारे में बताते हैं। बरगद का पेड़ जो है, इसे सीटेड में कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है ईवीएस में। बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ें होता है। आप लोग देखे होंगे, आपको लगता होगा कि टहनी है बरगद के पेड़ का, लेकिन ये टहनी नहीं है, ये उसका जड़ ही है बरगद के पेड़ का। ऊपर देखिए अगला टॉपिक, बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वास्तव में इसके जड़ है। डेजर्ट ओक एक पेड़ है, रेगिस्तान में पाया जाता है। ये इसमें पानी की अधिक मात्रा, पानी इसमें अधिक नहीं लगता है, ये रेगिस्तान का पेड़ है। डेजर्ट ओक रेगिस्तान ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ ऑस्ट्रेलिया में जो पेड़ पाया जाता है डेजर्ट ओक, इस पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती है और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाते हैं। जब बारिश होता है तो ये पेड़ है अपने तने में पानी का जमा कर लेता है। असम में, अब असम के बारे में बात करते हैं। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। असम में जब धान की कटाई की जाती है उसके बाद वहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे बिहू कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब पूछेगा ये बिहू कब मनाया जाता है, आपको ईवीएस में पूछ देगा ये बिहू कब मनाया जाता है, तो आपको याद होगा माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को, जनवरी के महीना में 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं। असम में लोग बांस का घर बनाते हैं जिसको भेला घर बोलते हैं। ये जब धान की कटाई की जाती है जनवरी में, उसी समय यह भेला घर बनाते हैं। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मुक्तापुर गांव। यह गांव आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य में पोचमपल्ली जिले में स्थित है। पूछा गया था ईवीएस में सीटेड में कि मुक्तापुर गांव कहाँ पे है, तो आपको याद होगा, आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के तेलंगाना गांव में पोचमपल्ली जिले में स्थित है। आइए हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए। पोचम जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन इत्यादि। जो अभी हमने ऊपर बताया इस जिले का बात हो रहा है, पोचमपल्ली गांव का जो आंध्र प्रदेश में है। उसका पारंपरिक व्यवसाय क्या है, कालीन का बुनाई है, खिलौना बनाना है, इत्र का उत्पादन इत्यादि है। ये चीज़ें उस जगह के नाम के प्रसिद्ध हो गई हैं जहाँ उन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू मनाली। कुल्लू का जो साल है, जो आपको हिमाचल प्रदेश में कुल्लू है, वहाँ का साल को कुल्लू साल कहा जाता है। मधुबनी पेंटिंग, जो बिहार में मधुबनी गांव है वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग है, उसको दिखाया गया है। असम में रेशम का उत्पादन होता है, कश्मीर में कढ़ाई होती है इत्यादि। अब आइए अबू धाबी के बारे में जानते हैं। यहाँ से भी सवाल आता है आपके ईवीएस क्लास में। अबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात में। अबू धाबी कहाँ पे है, तो संयुक्त अरब अमीरात में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं इसको। ईवीएस में पूछा जाता है अबू धाबी की मुद्रा क्या कहलाता है, तो अबू धाबी की मुद्रा दिरहम कहलाता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है तो आपको ध्यान रखना होगा। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम कहलाता है। यहाँ पे ये वाला देखिए, चित्तपन्नम मलयालम में पिता का छोटा भाई या जो अंकल होते हैं हमारे, उनको हम चित्तपन्नम मलयालम में बोलते हैं। कुंजम्मा मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को बोलते हैं, यानी पिता के छोटे भाई का पत्नी जो हमारे यहाँ आंटी बोली जाती है, उसको मलयालम में पिता के छोटे भाई की कुंजम्मा बोला जाता है। इसको देखिए। अगला देखिए, केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी इत्यादि। ये सब आपको केरल में देखने को मिलेंगे। रेगिस्तान के हमारे जो यहाँ पे है राजस्थान में है, रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। खजूर का जो पेड़ है वो रेगिस्तान में ही उगता है। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे तेज़पत्ता, इलायची और काली मिर्च।
गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग हो गया, जीरा हो गया, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। ये गरम मसाला में सब कुछ का मिक्सर होता है। आइए यहाँ पे देखिए, आपको एक ईवीएस में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वाहिदा प्रिज्म के बारे में। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वाहिदा प्रिज्म इसका नाम है, ठीक है। आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है। लेफ्टिनेंट वाहिदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। ये महिला लोगों का परेड का नेतृत्व करती हैं और एक नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। वाहिदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के थनहंडी से गांव से है। वाहिदा प्रिज्म जो है ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थनहंडी गांव से ये है। अगला टॉपिक देखिए, अगला क्या कह रहा है। अगला टॉपिक हो रहा है परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। परेड के बारे में बता रहा है, परेड में कुल आदेशों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना होगा कुल आदेश की संख्या 36 होती है। प्रिज्म, यहाँ पर ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। तिब्बत, जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोलने वाली की भाषा है। आप लोगों से पूछा जाएगा ईवीएस में कि भोटी एक भाषा है जो कहाँ पे बोली जाती है, तो आप लोग को आंसर देना है कि लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा एक है जिसे हम लोग भोटी कहते हैं, ठीक है। भोटी भाषा में माँ को आमाले कहा जाता है। जो लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है भोटी, उसको माँ को उसमें भोटी भाषा में माँ को आमाले कहा जाता है और भोटी भाषा में पिता को आवाले कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको सीटेट में हमेशा आता है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से दूर ढूंढ सकता है। रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा, उसकी जो मतलब फ्रेंड होती है, उसको कई किलोमीटर से उसकी खुशबू से ही पहचान लेता है। वही बात यहाँ पर लिखा है। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर, चींटियों के बारे में लिखा हुआ है, चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाले चींटियों को रास्ता मिल जाता है। अगर आप लोगों को लगता होगा कि चींटियाँ के एक लाइन में चींटी कैसे चलता है, मतलब क्या चीज़ फॉलो करती है, तो आगे वाली जो चींटी होती है कुछ ऐसा प्रकार का गंध छोड़ती है जो पीछे वाली चींटी उसको देखकर उसके पीछे पीछे आती है। मच्छर के बारे में बताते हैं। मच्छर के बारे में भी सवाल आता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध को, खासकर पैरों की तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। जो हमारे पैर के तलवा है उसी को मच्छर सूंघ कर और हमारे शरीर की गर्मी को भी सूंघ कर हमें ढूंढ लेता है। सड़क पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। कुत्ते भी अपनी अपनी जगह बटे हुए होते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की मल मूत्र को गंध से पहचान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कोई कुत्ता आया हुआ था। आप लोग देखते होइएगा कुत्ते इधर उधर पेशाब करते रहते हैं। इससे वो अपना बाउंड्री डिसाइड करते हैं कि ये हमको कहाँ तक रखना है और कहाँ से दूसरे कुत्ते का एरिया शुरू हो जाता है। ये रंग के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ से। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। जानवर को ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है। आप लोगों को पता होगा कि जितने रंग हम लोग देख पाते हैं उतने रंग जानवर नहीं देख पाते। उन लोगों को ब्लैक और वाइट ही दिखता है। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। जैसे जो गाय भैंस हैं, जो दिन में जगते हैं और रात में सोते हैं, वो लोग कुछ कलर देख पाते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग को देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया पीछे कि जो रात में जागते हैं जानवर, जैसे उल्लू हो गया, उन लोगों को सब कुछ सफ़ेद और काला ही दिखता है, मतलब वाइट और ब्लैक। उन लोगों को कलर उतना ज़्यादा नहीं दिखता है। यहाँ पर सांप के बारे में दिया गया है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही महसूस कर पाता है। सांप को धमक से ही वो भाग जाता है क्योंकि उसको कान नहीं होता। आप लोग देखे हुए कहाँ सांप के कान नहीं होते हैं, लेकिन उसको पता चल जाता है कोई आ रहा है। ज़मीन पर जब कंपन होता है, कोई आता है, उसी को वो महसूस कर पाता है, जिससे वो भाग जाता है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे
आइए हम लोग बताते हैं लंगूर। यहाँ पे देखिए, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर आसपास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। जंगल में लंगूर जो होता है वो पेड़ पर बैठे रहते हैं, और जब उनको लगता है कि मुसीबत आ रहा है, जैसे शेर आ रहा है, चीता आ रहा है, उनको देखकर एक खास प्रकार की आवाज़ें निकालता है, अपने साथियों को संदेश देता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे हम लोग देखे होइएगा, जब भूकंप आता है तो जो समुद्र के किनारे जो जानवर रहते हैं उन लोग पहले ही बता देते हैं कि भूकंप आने वाला है, या समुद्र में तूफान आता है, वो लोग पहले ही हरकत से पता चल जाता है, उनके हरकत से कुछ ना कुछ होने वाला है। यहाँ पे देखिए, जैसे उड़ कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, और ज़मीन पर चलकर आने वाले के दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज़। कोई अगर उड़ के आ रहा है, कोई पक्षी है या कोई उड़ के आने वाला खतरा उनको लगता है, उसके लिए अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। और ज़मीन पर जैसे चीता हो गया, शेर हो गया, या कोई खतरनाक जानवर है वो आता है, तो उनके लिए ये लोग दूसरे तरह की आवाज़ निकालते हैं। यहाँ मछलियाँ के बारे में देखते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। मछली को लगता है कि अगर, जैसे आप लोग सुने होइएगा कि कोई कोई मछली होती है जिसमें करंट पाया जाता है, तो खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले कुछ समय ही अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया, भूकंप आने से पहले, तूफान आने से पहले जानवर की हरकतों से ही हमें पता चल जाता है कि कुछ घटना घटने वाला है। यहाँ पे देखिए, जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों को इस प्रकार व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाते हैं हम आपको। देखिए, सन 2004 में एक बार भूकंप आया था, यहाँ पे लिखा हुआ है 2004 में दिसंबर में आए सुनामी में से कुछ इस तरह समय से पहले जानवरों का अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों से अंडमान और निकोबार के आदिवासी समझ गए थे। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए थे। हमने जैसे आपको बताया, समुद्र में सुनामी आया था 2004 में, और इसमें अंडमान निकोबार में रहने वाले जो आदिवासी लोग थे वो लोग पहले ही समझ गए थे और अपने स्थान को खाली कर दिया था, जिससे उन लोगों का जान बच पाया। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कई जानवर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से कई भाषा में बात कर सकते हैं। एक जानवर के बारे में हम आपको बताते हैं जिसका नाम स्लॉथ है। स्लॉथ ये भालू जैसे दिखते हैं, पर ये भालू नहीं होते हैं। स्लॉथ एक जानवर है जो भालू जैसे दिखते हैं, परंतु ये भालू नहीं होते हैं। ये दिन के करीब 17 से 18 घंटे पेड़ों पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती में सोते हैं। आप लोग सुने होगा स्लॉथ के बारे में। ये ऐसे जानवर हैं जो दिन में कम से कम 17 से 18 घंटे पेड़ पर उल्टे लटक कर सोते हैं और मस्ती में सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ती खाकर ये पलते हैं। स्लॉथ ऐसा जानवर है जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ती खाकर वह जिंदा रहता है, और उस पेड़ की जब पत्ती खत्म हो जाती है तब वो अपना दूसरा पेड़ बदल लेता है। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में यह मुश्किल से 8 या 10 पेड़ पर ही घूमने का तकलीफ उठाते हैं। स्लॉथ एक आलसी जानवर है। यह पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 या 10 पेड़ को ही अपना बदल पाते हैं। इस सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। सप्ताह में एक बार ये लोग शौच करते हैं और उसी समय ये लोग नीचे उतरते हैं। ये भालू की तरह होते हैं, लेकिन ये भालू नहीं है। आइए इसमें देखते हैं क्या लिखा है। बाघ के बारे में बताते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एवीएस के लिए। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ की जो मूंछें होती हैं, आप लोग देखे होइएगा, उससे वो शिकार की पहचान लेता है, शिकार को कंपन की तरफ पहचान लेता है और उससे सही स्थिति का पता चल जाता है कि शिकार कितनी दूरी पर है। बाघ की मूंछों से इन्हें अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ जो हैं ये अंधेरे में भी अपनी मूंछ की सहायता से रास्ता ढूंढ लेते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। बाघ जैसे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं,
अपने इलाके में मूत्र और गंध छोड़ते जाते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि हम लोग किस रास्ते से आए हैं और कैसे वापस जाना है। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। बाघ का जो इलाका है कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र गंध से झट से पहचान लेता है। एक बाघ को दूसरे बाघ के मूत्र को झट से पहचान लेता है, उसको पता चलता है कि किसी दूसरे बाघ का यह मूत्र है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में, कराहना में या गुर्राना में अलग अलग आवाज़ वो बाघिन को बुलाता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। यहाँ पे देखिए 3 किलोमीटर तक, बहुत अच्छा बात है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों को हिलने, शिकार के झाड़ियों में हिलने से उसकी आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ यह जान जाता है कि हवा से पत्ता हिल रहा है या कोई शिकार वहाँ पर छुपा हुआ है, जानकर उसके बाद हमला करता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ के जो कान होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में आवाज़ इकट्ठा करने के लिए वो इधर उधर घुमा सकता है अपने कान को। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद वो आज खतरे में है। ये सब आपको EVS में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए आप लोग एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हम लोग मोटिवेशन होते हैं, हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके सब्सक्राइबर से। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। हाथी का शिकार आजकल भारत में खूब हो रहा है। उसके दांत जो है वो काफ़ी कीमती में बिकता है। गेंडों को सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। आप लोग सुने होइएगा कि हिरण का भी शिकार किया जाता है। तो कस्तूरी हिरण से आखिर में क्या फ़ायदा होता होगा? तो हिरण से उनकी खुशबू के लिए इत्र बनाया जाता है, इसके लिए हिरण का शिकार किया जाता है। अगला देखिए, हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है, इन्हें विलुप्त हो जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके विलुप्त हो जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर देखिए